हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना। और पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर में जितने भी हमारे फॉर्मूले आए हैं उन सब फॉर्मूलों को देखेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को, जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूले में। प्यारे बच्चों, यदि आपने पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलने वाली है। फिजिक्स का जहां पर आपको 9th से लेकर 12th तक का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री भी यहां पर चल रही है, जिसमें कि अब चैप्टर नंबर 2 हमारा लगभग खत्म हो रहा है 11th का। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 12th की केमिस्ट्री भी हमारी चल रही है साथ साथ। तो यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारा जो वर्क है उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ऊर्जा आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा कहता हूं, प्लीज शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि काफी बुरा लगता है जब कोई बच्चा आकर के चैनल में नया नया आता है और फिर कहता है कि सर अभी मैं पिछले कई समय से ढूंढ रहा था, मुझे कोई ये चैनल मिला नहीं है और मेरे को काफी यूजफुल लग रहा है। उस समय हमें लगता है कि इस बच्चे को यदि पहले मिल जाता तो इसको ज्यादा लाभ होता। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला जो फार्मूला आता है वो फार्मूला है नंबर 1 E/E/mE। ये हम जानते हैं कि E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और m ही होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इन दोनों का अनुपात बराबर होता है 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। अब यहां पर एक बात आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता होता है, वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता होता है जो कि होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर। हमें दोनों पता है तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं आएंगे कि जहां पर आप देखेंगे E/m आपको मिलेगा, तो यदि आप E की वैल्यू और ME की वैल्यू रख करके तब डिवाइड करेंगे तो आपको हो सकता है टाइम वहां वेस्ट हो। तो यदि आपको इसका अनुपात पहले से याद होगा तो आपको कैलकुलेशन में वहां हेल्प होने वाली है। सेकेंड, हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है हमारा द्रव्यमान संख्या A। आप जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों के दोनों कण होते हैं, इन दोनों कणों का जो योग होता है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या A बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या, और प्रोटोनों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो प्रोटोनों की संख्या Z और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या A बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटोनों की परमाणु संख्या, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर Z आना चाहिए था। तो परमाणु संख्या हमारे पास आ गई Z, और परमाणु संख्या बराबर हमने बताया ये किसके बराबर होता है, प्रोटोनों की संख्या, और यह बराबर किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जहां आपको हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या दे दी, प्रोटोनों की न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी, आपको कहा परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले फार्मूले से आप प्रोटोनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। वहीं आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जो परमाणु संख्या होगी वही प्रोटोनों की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह बात। अगला हम फार्मूला देखें तो अगला फार्मूला आता है C बराबर न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाई टी के। अब यह हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पर न्यू क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल के। तो इस फार्मूले को जब हम यहां पर रखते हैं तो ये लैम्डा बाई टी हमारे पास आ जाता है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये है हमारी किसी तरंग की चाल का सूत्र। किस किस के पदों में, यहां न्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्घ्य के पदों में, और ये जो दूसरा फार्मूला है यह है तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल के पदों में हमने किसी तरंग की चाल C को प्रदर्शित करा हुआ है। आप ध्यान रखेंगे C यदि चाल के लिए आया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है यह प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है, और यदि ये प्रकाश की चाल है तो इसका मान हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होगा, यदि मीटर पर सेकंड में आप निकाल रहे हैं। अगला हम देखें, इसमें आया है हमारा लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, जिसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों की यहां पर चर्चा होगी तो उनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों की यदि आवृत्ति की बात आए तो उसे हम यहां इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे आप जानते हैं, हमने चैप्टर में आपको बताया था, इसे कहते हैं न्यू। तो न्यू
आवृत्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल टी प्रदर्शित करता है आवर्तकाल को। आवर्तकाल का अर्थ होता है कि कोई तरंग अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेती है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। जहां आवृत्ति आप जानते हैं, आवृत्ति होता है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो यदि आपको ये फार्मूले पता है, इनके संकेतांक पता है, तो इस प्रकार के जो आपके सामने न्यूमेरिकल्स आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे, उन्हें आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगला फार्मूला देखें। अगला फार्मूला हमारे पास आता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब ये न्यू के ऊपर जब ये ऐसी लाइन लगा देती है जिसे न्यू बार कहते हैं, इसे हम कहते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या की परिभाषा मैंने आपको चैप्टर में दी थी कि 1 मीटर लंबाई में जो तरंगों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या। तो यह हमारे न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और इसका मात्रक यदि मीटर में हो सकता है तो प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर भी होता है। तो जिसमें आपको दिया हुआ होगा मीटर या सेंटीमीटर में, वही हमारी तरंग संख्या उसी में होगी। अगला देखें, अगला फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारे एक फोटोन की ऊर्जा भी होती है, लिखते हैं एक फोटोन की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है ये फार्मूला, जहां E फोटोन की ऊर्जा है, H हम जानते हैं ये प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया था, न्यू आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो E बराबर क्या होगा, एच न्यू, और H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स होता है 6.623 10⁻³ जूल सेकेंड। ध्यान रखिएगा बहुत से स्थानों पर 6.626 की जगह 6.63 भी लिख दिया जाता है, तो कोई परेशानी नहीं है, दशमलव के 2 स्थानों तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला है। अगला देखें, तो अगला होता है E इज इक्वल टू W प्लस E के। यहां W क्या होता है, E तो हो गया एनर्जी किसकी, फोटोन की। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों जो हैं उनकी जो एक आवृत्ति पड़ रही है, वो जो फोटोन के रूप में आ रहा है, उस एक फोटोन की आवृत्ति है E। W इसे हम कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं कार्यफलन W। तो यहां W क्या है, कार्यफलन। यह हर धातु के लिए अलग अलग होता है। और साथ में है E के। E के क्या है, जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा। ये कहां पर आती है सब चीजें, वैद्युत जो हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो अब इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, E की जगह लिख सकते हैं एच न्यू, जैसे हमने यहां लिखा था। W यानी कि कार्यफलन को लिख सकते हैं एच न्यू जीरो, तो H तो प्लांक कांस्टेंट है। यह न्यू जीरो आया है, न्यू जीरो को कहते हैं देहली आवृत्ति। और आपको चैप्टर में बताया था कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये न्यू जीरो होगी। और एच न्यू जीरो को जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। प्लस 1/2 MeVe स्क्वायर, जहां Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और V ही इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेग है। तो 1/2 MeVe स्क्वायर ये हमारा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। अब यहां पर संकेतों के मान दे रखे हैं, W कार्यफलन, न्यू जीरो देहली आवृत्ति, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और V ही इलेक्ट्रॉन का वेग। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.610, सॉरी ये तो आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻31 kg के बराबर होता है। ये किसके बराबर मान आता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। अगला देखें, अगला फार्मूला होता है En इज इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18 Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, जूल। ये हमारा जूल है। जूल आप समझते ही हैं, जूल क्या होता है, मात्रक होता है। En की एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है। अब ये En क्या है, N का अर्थ है कक्षा, nवीं कक्षा की ऊर्जा। आप जानते हैं परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो हम कक्षाएं बनाते हैं गोल गोल, जिनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, तो किसी nवीं कक्षा, n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, किसी कक्षा की ऊर्जा को हम En से रिप्रेजेंट करते हैं। और En का मान बराबर होता है -2.18 गुणा 10⁻18 Z स्क्वायर बटे N स्क्वायर। पहली बात ध्यान देने की है कि यह ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, और जो कक्षा नाभिक के जितनी समीप होगी उसके अंदर ऋणात्मकता उतनी अधिक होगी, वो उतना ऊर्जा उसकी क्या होगी, कम। जैसे जैसे अब नाभिक से दूर जाएंगे कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, और जो कक्षा अनंत पर होती है उसकी ऊर्जा हम कह सकते हैं क्या होती है, शून्य होती है।
ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस सूत्र में हमारा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर आया। अब जेड हमने आपको क्या बताया था, ये है हमारी परमाणु संख्या। आप जिस परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी परमाणु संख्या होती है 1, क्योंकि उसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। यदि हीलियम का अध्ययन करेंगे तो जेड का मान हो जाएगा 2, क्योंकि उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जेड किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु संख्या को। और दूसरा एन क्या है, एन है हमारी कक्षा की संख्या, कि नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये हमारे किसको प्रदर्शित करता है, एन को। और यह हमने मात्रा किस में निकाला है, ध्यान रखना, ये जूल में निकाला हुआ, ये ऊर्जा जो हमारी है। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है बहुत सी जगहों पर, तो क्या करना होता है, जो हमारी ये जूल में ऊर्जा आती है इसे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से भाग दे दीजिए, तो आपकी यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये हमने आपको चैप्टर में भी बताया था। अगला देखें, अगला है आर एन। आर एन मतलब, आर का मतलब होता है त्रिज्या, और आर एन का अर्थ है कि नाभिक के चारों तरफ किसी एनवी कक्षा की त्रिज्या। अब एनवी कक्षा पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं आप जानते हो वो वृत्ताकार होती है। तो किसी भी वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या होगी आर एन, वो बराबर होती है A0 × n स्क्वायर बटे जेड, जहां A0 अपने आप में एक नियतांक है जिसका मान हमारा होता है 52.9 पिकोमीटर। पी मतलब पिकोमीटर, ये इसके बराबर है। और n आप जानते हैं कक्षा की संख्या होगी, और z क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। क्योंकि हमने चैप्टर में यह भी पढ़ा था कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों का मान बढ़ता है, वैसे वैसे कक्षाओं की त्रिज्या घटती चली जाती है। यानी कि हाइड्रोजन की यदि पहली कक्षा लें और दूसरा हम कह दें कि हीलियम की पहली कक्षा लें, तो हीलियम की कक्षा थोड़ी सी क्या होगी, उसकी त्रिज्या कम होगी, क्योंकि उसका जो हम कह सकते हैं जेड का मान है वो क्या होता है, ज्यादा। आप देख रहे हैं यहां पर जेड का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा त्रिज्या क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो इस सूत्र से हमें ये भी पता चलता है। अगला आता है हमारा 10वां फॉर्मूला, न्यू बार। न्यू बार को हमने क्या कहा था, तरंग संख्या। यहां आपने देखा होगा ये तरंग संख्या। ये तरंग संख्या जिसको हम 1/λ भी कहते हैं, इसका मान होता है 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻7 और 1/ni - 1/nf। ni क्या है, यह फॉर्मूला तब आएगा यदि किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो जो तरंग संख्या आपको ज्ञात करनी होगी उस तरंग संख्या को इस फार्मूले से आप ज्ञात करेंगे, जहां ni का अर्थ है प्रारंभिक कक्षा का मान। मान लो कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से 5वीं कक्षा में कूद लगा रहा है, तो पहले किस कक्षा में था, दूसरी में, तो ni का मान क्या हो जाएगा, 2। और किस कक्षा में जंप लगा रहा है, 5वीं कक्षा में, तो nf का मान क्या हो जाएगा, 5। और यदि उल्टा हो, 5वीं से दूसरी में जंप लगाए, तो ध्यान रखना तब 5वीं से जंप लगा रहा है, शुरुआत में वो 5वीं में, तो ni का मान तब 5 होगा, और दूसरी में जंप लगा रहा है तो nf का मान क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से आपको इन फार्मूलों को याद भी करना है, इनको समझना भी है, और ये समझ में तभी आएंगे जब आपने चैप्टर अच्छे से पूरा करा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से चैप्टर को तैयार कीजिए, फिर फार्मूले तैयार कीजिए, फिर आप न्यूमेरिकल में जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब ये न्यूमेरिकल, इन जो हमारे फार्मूले हैं इनको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे के कंटिन्यू करते हैं। आगे के जो फार्मूले हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारा फार्मूला नंबर है 11, जिसमें डेल्टा ई होता है ऊर्जा का अंतर। किस ऊर्जा का अंतर, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप लगा रहा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं संक्रमण कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं का जो अंतर होगा उसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ई से। और इलेक्ट्रॉन यदि निचली कक्षा से ऊपर की कक्षा में जंप लगा रहा है, तो ये जो ऊर्जा का अंतर आएगा, इतनी ऊर्जा उसको कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी, तभी वो निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में क्या कराएगा, जंप लगाएगा। और यदि वो ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में जंप लगा रहा है, तो इतनी ही ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई के बराबर वो अपने भीतर से उत्सर्जित करेगा। किसके रूप में, आप फोटोन के रूप में कह सकते हैं, तरंग के रूप में कह सकते हैं, वो बाहर निकालेगा, और तब वो क्या होगा, उच्च कक्षा से निचली कक्षा में संक्रमण करेगा, जंप लगाएगा। तो इसका मान होता है डेल्टा ई बराबर EF, यानी कि अंतिम कक्षा की ऊर्जा माइनस प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा। फार्मूला होता है RH × Z² 1/ni² - 1/nf², जहां ni तथा nf प्रारंभिक तथा अंतिम कक्षीय की जो कक्षा संख्या है, ऊर्जा स्तर का नंबर है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। अब RH का मान यदि हम रख दें 2.18 10⁻18, जिसको हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2.18 × 10⁻18 × Z² 1/ni² - 1/nf² के बराबर होगा। अब ni तथा nf हम बता चुके हैं, प्रारंभिक तथा अंतिम कक्षा की
हम कह सकते हैं संख्या है, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है, तो इस जेड स्क्वायर की जगह यदि आप 1 रख देंगे तो हाइड्रोजन के लिए डेल्टा ई बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 18 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर के बराबर होगा यदि हाइड्रोजन के लिए। अगला देखें तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला। आप जानते हैं दे ब्रोगली ने क्या करा था, उसने यह बताया था कि जिस प्रकार विकिरण की दैत्य प्रकृति होती है उसी प्रकार द्रव्य की भी दैत्य प्रकृति होती है, और उसने बड़ा एक सटीक फार्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। यहां p बराबर क्या होता है, संवेग। संवेग प्रदर्शित करता है कणिका सिद्धांत को, मतलब वो कण की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है, और लैम्डा प्रदर्शित करता है तरंग प्रकृति को। तो उसने एक फार्मूले में यह दोनों की दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया था, कनेक्ट कर दिया था कि लैम्डा बराबर होगा h अपॉन पी के। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये दे ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। बहुत से न्यूमेरिकल्स में आपको कहा जाएगा दे ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कीजिए, तो आपको वहां इस वाले फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। इनके संकेतांक क्या है, लैम्डा आप जानते हैं ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है। h आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। अगला है m, उस कण का द्रव्यमान है जिससे हम कहते हैं कि वो तरंग जुड़ी हुई है। v क्या है, उस कण का वेग है, और द्रव्यमान और वेग कि गुणनफल को ही हम क्या कह देते हैं, संवेग कहते हैं। तो ये फार्मूला आपको वहां पर इस्तेमाल करना होगा। अगला देखें, अगला हमारा काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स का मान बड़ा होता है या बराबर होता है h अपॉन 4 पाई के, जहां डेल्टा x उसकी स्थिति में जो त्रुटि रह गई है मापन में उसको प्रदर्शित करता है, डेल्टा पी एक्स उसके संवेग के मापन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जो सूक्ष्म कण होगा, उसके संवेग के मापन में जो त्रुटि है उसको डेल्टा पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी स्थिति के मापन में जो त्रुटि है वो डेल्टा एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये त्रुटियां हैं, ध्यान रखिएगा दोनों। इन दोनों का गुणनफल हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है h अपॉन 4 पाई के, ये नियत होता है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स बराबर h अपॉन 4 पाई, और साथ में डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स यदि p का मान क्या रखते हैं हम, m भी रख दें तो v तो वेग में त्रुटि आ जाएगी, और m तो द्रव्यमान है उसमें तो त्रुटि आएगी नहीं। तो m को नीचे ले जाए तो h अपॉन 4 पाई इंटू m के बराबर होगा। तो बहुत से प्रश्नों में आपको यही ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि त्रुटि ज्ञात कीजिए, आपको स्थिति में त्रुटि दे देंगे, आपको वेग में त्रुटि ज्ञात करनी होगी। अगला हमारा आता है क्वांटम संख्याओं से संबंधित। ये एक बेसिक जानकारी है कि बहुत से प्रश्नों में आपसे पूछ ली जाएगी। n देखिए 4 क्वांटम संख्याओं का जिक्र करा था, एक n, दूसरी l, तीसरी हमारी ml और चौथी होती है ms। जो पहली होती है n उसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं, वो ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। नाभिक के पहले जो पहली कक्षा होगी उसको कहेंगे n बराबर 1, दूसरी कक्षा को n बराबर 2, तीसरी को n बराबर 3, इसी प्रकार आगे। अब किसी एक कक्षा में कितने हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, यानी कि उपकोश हो सकते हैं। पहले जो सबसे पहला है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और उसको हम कोश भी कहते हैं, जिसको मैंने आपको कक्षा कहा है उसे कोश भी कहा जाता है। और जो L होता है इसे कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, और यह प्रदर्शित करता है हमारे किसको, यह प्रदर्शित करता है उपकोशों की संख्या को। तो यदि n का मान जो भी हो, L का मान जो होगा वो 0 से n-1 के बराबर होगा, यानी कि n का मान 1 है तो यहाँ 0 से n-1, यदि इसका मान 1 है तो 1 - 1 यानी कि 0। तो L में केवल L का एक ही मान संभव है, वो होगा 0। और जब 0 होता है तो आप जानते हैं कौन सा उपकोश होता है, S। यदि n का मान हम 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से 2 - 1 यानी कि 1 तक, तो 2 मान हो गए, L का मान एक 0 और एक 1, तो 0 हो गया तो S, और 1 हो गया तो क्या हो जाता है P। और आप जानते हैं L बराबर 0 हो तो कौन सा उपकोश होता है, S। L बराबर 1 हो तो कौन सा, P। L बराबर 2 हो तो कौन सा, D। और L बराबर 3 होता है तो कौन सा उपकोश होता है, F उपकोश होता है। तो ये आपको नहीं ध्यान रखना है। फिर आता है ML। ML का मान क्या होता है, 2l+1 के बराबर होता है। ML का अर्थ होता है कक्षकों की संख्या। तो हम कहें S में कितने कक्षक हैं, तो S के लिए L का मान कितना है, 0। तो इस फार्मूले में 2 × 0 कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, यानी कि केवल 1 बच गया। तो S में 1 कक्षक होता है। P में कितने कक्षक होते हैं, तो L बराबर 1 P के बराबर होता है। तो L का मान 1, इस फार्मूले रखें तो 2 × 2 और 1 3। तो P में कितने कक्षक हो गए, 3। इसलिए हमने कहा था यहाँ पर 1 कक्षक, यहाँ पर 3 कक्षक। अब D के लिए L का मान 2, यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5। तो D में कितने कक्षक, 5 कक्षक। ऐसी L का मान 3 F के लिए, तो मान रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि इसमें कक्षकों की संख्या F में कितनी हो जाएगी, 7।
तो ये आ गया। तो ये हमारे क्या होता है, तीसरा क्वांटम संख्या होती है। चौथी होती है हमारी ms, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल दो प्रकार की गतियां करता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के क्या होती है, प्रवृत्ति अलग अलग होती है, चुंबकीय आघूर्ण आपस में बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं। तो इतनी जानकारी प्यारे बच्चों आपको होनी चाहिए। यदि आपको इतनी जानकारी और थ्योरी आपने अच्छे से करी है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा न्यूमेरिकल को करते। तो आप जितने मैंने यहां पर फार्मूले आपको बताए हैं इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, थ्योरी को अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर हम अगली क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न होंगे उनकी शुरुआत करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।